नमस्कार बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कल तक हमने अलैंगिक जनन के सारे ही टॉपिक या सारे ही मेथड कंप्लीट कर लिए थे कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधि आएगी, इन सभी के बारे में हमने जानकारी ले दी। कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो अलैंगिक जनन का ही है। कहने का मतलब हमने जो अलैंगिक जनन पढ़ा था ना, इस अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है या इस अलैंगिक जनन की क्या क्या हानियां हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो कंप्लीट हो बच्चों, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो आप? चलो बात हम करते हैं अलैंगिक जनन की। तो आपको पता है कोई भी चीज अगर आप ले लो, जैसे मान लीजिए कोई लड़का ही है, अगर उसके लिए कैसे रिश्ता आता है तो आप उस लड़की की क्या बताओगे? अच्छा ही बताओगे। वैसे आपको पता है कि इस संसार में प्रकृति में जो भी जीव हैं, वो चाहे आपको ले लो, मुझे ले लो या किसी को भी ले लीजिए आप साहब, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती। तो जब भी कोई अगर रिश्ते के लिए आएगा तो आप लड़की की क्या बताओगे? अच्छा ये बताओगे कि हमारा लड़का, तो अब हमारा लड़का तो ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठ जाता है और चाय चाय तो ये खुद बनाकर पी लेता है, और पढ़ने में तो इतना अच्छा है कि दिन रात काम ही यही है इसका, बस पढ़ाई करने का। हरी बात समझ, हर काम करता है, आज्ञाकारी है, सरकारी नौकरी लगेगा, इस तरह की आप उसकी क्या बताते हो? अच्छाइयाँ बताते हो। अब बताने भी चाहिए। और अगर वही मेहमान चले जाएं और मेहमान जाने के बाद अगर आप उसकी बुराइयों की बात करें तो उसकी बुराइयाँ क्या क्या आएगी आपके सामने? सबसे ज़्यादा नालायक है, सुबह 10 बजे से पहले तो उठता ही नहीं है, चाय बनाने का तो इसका कोई काम ही नहीं है, नहाने का काम तो पिछली दिवाली पे नहाया होगा जिसके बाद अभी तक नहीं नहा रहा, पढ़ने में सबसे ज़्यादा आलसी व कामचोर है, किताबें उठाए हुए कितना समय हो गया ये हमें भी पता नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये बच्चों इसकी क्या हो जाएगी? बुराइयां हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हम अलैंगिक जनन के लाभ और अलैंगिक जनन की हानियों की बात करेंगे कि जो अलैंगिक जनन है ये किस प्रकार से लाभदायक भी है और ये अलैंगिक जनन किस प्रकार से हानिकारक भी है। कंप्लीट है बच्चों? तो हम सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अलैंगिक जनन के लाभ। तो टॉपिक डाल लीजिए बच्चों, अलैंगिक जनन के लाभ। अगला टॉपिक क्या है बच्चों अपना? अलैंगिक जनन के लाभ। तो इसमें हम अलैंगिक जनन की अच्छाइयों की बात करेंगे, इसमें हम अलैंगिक जनन की बुराई नहीं करेंगे। इस टॉपिक में हम ओनली वह बात करेंगे जो अच्छी है या अलैंगिक जनन से ये फायदा होता है, तो उन फायदों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि अलैंगिक जनन से क्या होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा हमें ऐसे भी पादप प्राप्त हो जाते हैं जिनमें बीज नहीं होते। समझ में आ रहा है? अलैंगिक जनन से उन पादपों का भी निर्माण होता है या उनका वंश भी आगे बढ़ता है जिनमें बीज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं केला व अंगूर, तो बच्चों केले व अंगूर में बीज नहीं होते। आपने देखे भी होंगे, पूरा केला आप खा गए होंगे, उसमें कहीं भी आपको बीज दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये बच्चों बीज नहीं होते इनमें, फिर भी इनका वंश धीरे धीरे क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो ये कौन से जनन के द्वारा बढ़ रहा है बच्चों? अलैंगिक जनन के कारण। कि कौन से जनन के कारण? अलैंगिक जनन के कारण। तो पहला फायदा तो ये हो गया। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं। तो पहला लिखेंगे कि इसके द्वारा, नंबर 1, इसके द्वारा उन पादपों का, इसके द्वारा उन पादपों को भी आसानी से उगाया
उन पादपों को भी आसानी से उगाया जा सकता है जिनमें बीज नहीं बनते हैं। तो पहला तो बच्चों ये हो गया अपना पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हुआ कि अलैंगिक जनन के द्वारा उन पादपों को भी हम आसानी से उगा सकते हैं। वैसे आपको पता है अगर किसी भी पादप का निर्माण आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए। आप उस बीज को भूमि में रोपित करोगे और एक नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। परंतु कुछ पादप ऐसे भी है जिनमें बीज नहीं बनता, तो उनका निर्माण बच्चों कौन से जनन से होगा, उनका निर्माण होगा अलैंगिक जनन से। इसके क्या क्या उदाहरण है, तो उदाहरण ले लेना, एक तो केला और एक क्या आ जाएगा बच्चों, अंगूर। तो अंगूर व केला अलैंगिक जनन का कंप्लीट। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो इसकी दूसरी अच्छाई हम ले देंगे। दूसरी अच्छाई क्या होगी कि जो बंजर भूमि है ना, बंजर भूमि जानते हो आप, जहाँ पर फसलीय पादप या पादप का ज़्यादा निर्माण नहीं होता, तो उन बंजर भूमि को भी हरा भरा किया जा सकता है। किसकी सहायता से, अलैंगिक जनन की सहायता से। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे हम, इसके द्वारा बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है या हो जाती है। किसके द्वारा, जो भूमि है ना वो कैसे हो जाती है बच्चों, हरी भरी हो जाती है, हरियाली आ जाती है उस पर। आ रही बात समझ में, ये अलैंगिक जनन से होता है। तीसरे नंबर की हम बात करें, अगर आप अलैंगिक जनन कर रहे हो तो याद रखना अलैंगिक जनन में समय की बचत होती है। पहले तो आप बीज का निर्माण कराओ, उस बीज को भूमि में रोपित करो, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, पौधा बनाएगा, फिर फुलवारी आएगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बच्चों। इसकी जगह अगर आप किसी का तना काट कर तुरंत कलिका कर दिया, आपने बांध दिया, तो तुरंत उसमें से नया पौधे का निर्माण होगा। आलू देखो आप, आलू में अलैंगिक जनन होता है, तुरंत नए आलू का क्या हो जाता है, निर्माण। 8-15 दिन में तो नया आलू मिल जाएगा आपको। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया किसमें होती है बच्चों, अलैंगिक जनन में। तो याद रखना अलैंगिक जनन में समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके द्वारा समय की क्या होती है बच्चों, बचत होती है। तो इसके द्वारा किसकी बचत हो गई, समय की बचत हो गई। कंप्लीट है। उसके बाद अगली हम बात करें कि जिसमें अलैंगिक जनन होता है ना, अरे जिसमें एक ही जनक नए जनक का, नई संतति का निर्माण करता है, उसे हमने अलैंगिक जनन बोला। तो जिसमें बच्चों अलैंगिक जनन होता है उसमें लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं। कहने का मतलब जो लक्षण, अच्छे लक्षण जो पिताजी में थे, वो सारे के सारे लक्षण किस में आ जाएंगे, संतति में आ जाएंगे। जो लक्षण, अच्छे लक्षण जो संतति में थे, वो आने वाली संतति में चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो अच्छे लक्षण है ना वो लंबे समय तक क्या होते हैं, बने रहते हैं। आ रही है बात समझ में। तो नंबर 4 हम बात कर लेते हैं। नंबर 4 क्या होगा, किसके द्वारा उपयोगी लक्षण पादपों में लंबे समय तक बने रहते हैं। किसमें बने रहते हैं, पादपों में। तो इसके द्वारा उपयोगी लक्षण, इसके द्वारा उपयोगी लक्षण पादप में लंबे समय तक, पादप में लंबे समय तक बने रहते हैं, बने रहते हैं। ये नंबर 4 पॉइंट हो गया कंप्लीट। और आगे आप देखो लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन के द्वारा फूलों व फलों, फुलवारी, फूलों व फलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। नॉर्मल तो एक पौधे में जितने फूल जितने फल आपको मिलेंगे उतने तो मिलेंगे ही सही, परंतु आप अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अगर अपनाते हो
तो इसकी सहायता से आप फूलों व फलों की उत्पादन क्षमता में भी क्या कर सकते हो बच्चों, बढ़ोतरी कर सकते हो। ये इसकी सबसे मेन खासियत है। तो अगला स्टार लगा के 5वां लिखेंगे हम। इसके द्वारा फूलों एवं फलों की उत्पादन क्षमता को या उनकी संख्या को क्या किया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। तो इसके द्वारा फूलों एवं फलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके द्वारा उनकी उत्पादन क्षमता को भी बच्चों हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये 5 पॉइंट थे जो हमने किस में बात करी बच्चों, अलैंगिक जनन में बात करी। कौन से जनन की बात करी, अलैंगिक जनन। कि अगर अलैंगिक जनन दर्शाते हो या कोई पादप जो अलैंगिक जनन करता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, लाभ होते हैं। पहला आपने बताया किसके द्वारा उन पादपों का भी निर्माण कर सकते हो आप जिनमें बीज नहीं बनते। दूसरा हमने बोला कि बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को भी आप क्या कर सकते हो, हरी भरी कर सकते हो। तीसरा हमने बोला कि इसमें समय की भी क्या हो जाती है बच्चों, बचत हो जाती है। नंबर 4 हमने बोला कि जो उपयोगी लक्षण थे वो लंबे समय तक क्या होते हैं, बने रहते हैं। और नंबर 5 पर हमने बात किया कि इसके द्वारा फूलों व फलों की उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती है। ये तो हमने बात करी है इसकी लाभ की। ये हमने किसकी बात करी, अच्छाइयाँ बताइए इसकी। अब हम इसकी बुराइयों की भी बात करेंगे, अर्थात हम इसकी हानियाँ भी बात करेंगे। तो अगला टॉपिक बच्चों हम बात करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं लिखा हो तो जिसे लास्ट आता है वहाँ रोक दिया करो और रोक कर पूरे पॉइंट को नोट कर लिया करो। ओके बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर अलैंगिक जनन के लाभ की बात कर ली। इसके बाद हम अगला इसकी हानियों की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक डालो बच्चों, अलैंगिक जनन की हानियां। ये जो 5 पॉइंट बच्चों मैंने आपको लिखाए हैं, इन 5 पॉइंटों में से कोई से भी 4 पॉइंट आप याद रखना। 4 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया अलैंगिक जनन के लाभ बताइए तो 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे बच्चों। इसके बाद अगले टॉपिक की ओर आते हैं, अलैंगिक जनन की हानियां। अगला टॉपिक क्या हो गया बच्चों, अलैंगिक जनन की हानियां। तो अलैंगिक जनन की हम हानियों की बात करें तो इसमें हम नुकसान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, नुकसान की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इसकी अच्छाई थी ना उसको ही हम बुराई में बदल देंगे। हमने बोला था कि अलैंगिक जनन में उपयोगी लक्षण लंबे समय तक बने होते हैं। मतलब जो लक्षण पिताजी के पास थे वही किसके पास आ जाते हैं, बच्चों के पास आ जाते हैं। परंतु इसमें नए लक्षण आ रहे हैं क्या नए लक्षणों का समावेश हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा। जो लक्षण पिताजी के पास थे वही लक्षण किसके पास आ गए, बच्चों के पास आ गए। तो इसमें नए लक्षणों का बच्चों क्या नहीं होता, समावेश नहीं हो पाता। अगर आप चेंज भी करना चाहो कि यार मुझे तो कोई नया उत्पाद चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नए लक्षण नहीं आ पाएंगे। नए लक्षण किस में मिलेंगे, लैंगिक जनन में, क्योंकि उसमें नर भी है मादा भी है, तो दोनों के लक्षण मिलेंगे, नए लक्षण आ जाएंगे। परंतु इसमें क्या होता है, एक ही जीव के लक्षण होते हैं, तो एक ही जीव से नया जीव बनेगा तो इसके ही सारे के सारे लक्षण इसमें आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो जीव बना बच्चों, इसमें नए लक्षण नहीं मिलेंगे, सारे के सारे पुराने ही लक्षण मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी इसको हम क्या बोलते हैं, हानि। तो पहली हानि क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में नए लक्षणों का समावेश नहीं हो पाता है। तो पहला हमने लिख दिया बच्चों कि अलैंगिक जनन जब होता है ना तो इसमें नए लक्षणों का समावेश नहीं हो पाता है। इसमें सारे के सारे लक्षण कैसे होते बच्चों, पुराने होते, जो पेरेंट्स के पास होते, कंप्लीट। दूसरे नंबर की बात करें,
अलैंगिक जनन में क्या होता है, संक्रमण की भी संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण आप जानते हो ना, जैसे अभी कोरोना वायरस से संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, कि जो संक्रमण पेरेंट्स में था वो आगे भी क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब संततियों में भी चला जाता है, तो संक्रमण की संभावना भी बढ़ती है बच्चों। ये हम इसकी बुराई भी करेंगे यहाँ पर। नंबर 2, इसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हमने दूसरे नंबर पर क्या बात कर ली बच्चों, कि इसमें संक्रमण की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अरे हमें इसमें बुराइयाँ ही करनी है अब, इसकी अच्छाइयों की कोई बात नहीं करनी। आ रही बात समझ में? तीसरे नंबर का पॉइंट ले लो। हम तीसरे नंबर पे बोलेंगे कि इसमें जो पौधे होते हैं ना बच्चों, वो पास पास या समूह में उगते हैं। पौधे क्या होते हैं, जैसे आपने बीज वाले पौधे लिए, बीज का मतलब हो गया लैंगिक जनन, तो उसमें तो आप क्या करोगे, एक बीज यहाँ डाला, दूसरा और आगे डाला, तीसरा और आगे डाला, जहाँ आपकी इच्छा हुई वहाँ आपको क्या चाहिए, पौधे चाहिए। परंतु आपने देखा होगा बरसात के समय पास पास बहुत सारे पौधे आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर खेतों पे गए हो बरसात के समय, या फिर कहीं कच्चे रास्ते पे आप गए हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे एक लाइन में आ जाते हैं, होते ही है, जिसे आप घास फूस बोलते हो। तो बच्चों ये क्या है, अलैंगिक जनन का रूप है। अरे ये है क्या, अलैंगिक जनन का ही तो रूप है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पौधे पास पास या समूह में आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं या फिर समूह में आ जाते हैं, तो ये भी बच्चों नुकसान है। अब आप बोलोगे सर क्या नुकसान है, हरियाली बनी हुई है। अरे हरियाली तो बनी हुई है, परंतु इनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में 4 भाई बहन हो, मम्मी रोजाना रोटियां बना रही है 4, एक एक रोटी आपने खा ली, परंतु जैसे 5वां मेहमान आया, एक घर में 5 हो गए, एक मेहमान और आया 6 हो गए, अब 4 रोटियों को कितने खाएंगे, 6 व्यक्ति। फिर कोई अगर मेहमान आ गया, 2 मेहमान और आ गया, कितने मेहमान हो गए, 8। अब 4 रोटियों को कितने व्यक्ति खाएंगे, 8 व्यक्ति खाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा बनी कि नहीं बनी, प्रतिस्पर्धा बनी ना। जो खाना था उसका क्या हो गया बच्चों, बंटवारा हो गया, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा बढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि इस जनन में, अलैंगिक जनन में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो पास पास या समूह में बनते हैं, जिसके कारण उनके बीच में क्या बन जाती है बच्चों, प्रतिस्पर्धा बन जाती है। उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। जो भूमि से वो खनिज लवणों को निकालते हैं ना, जो ग्रहण करते हैं खनिज लवणों को, वो फिर उतनी मात्रा में नहीं ले पाते, क्योंकि वो सब में बढ़ जाता है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो फिर वो सब में बढ़ जाता है बच्चों। तो तीसरी हम इसकी हानि की बात करेंगे कि इसके द्वारा पौधे पास पास व की जगह या लिखो, या समूह में उत्पन्न होते हैं। इसके द्वारा पौधे पास पास या समूह में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उनमें क्या हो जाती है बच्चों, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। तो जिसके कारण में क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। ये बच्चों इसका तीसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया। तीसरे पॉइंट में बच्चों हमने क्या बात करी कि इसके द्वारा जो पादप बनता है ना बच्चों, इसके द्वारा जो पादप, जिन पादपों का निर्माण होगा, 1 मिनट, ये डाटा केबल थोड़ी सी फंस गई तो मैं इसको निकालने का प्रयास करता हूँ। तो याद रखना बच्चों, इसके द्वारा जो पौधे बनेंगे वो पास पास या समूह में आ जाते हैं, और समूह में आ जाते हैं तो खनिज लवण सब में बढ़ जाता है, अर्थात क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। कंप्लीट है। और लास्ट पॉइंट और बात कर लेते हम कि इसके द्वारा प्रतिरोधकता में कमी आती है।
जो पौधों की बच्चों प्रतिरोधी क्षमता होती है ना, आप तो बाकायदा जानते हो। आप तो हर बच्चा जान गया होगा, गली में बैठा हुआ हर बच्चे से पूछ लो रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है या इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, तो बता देगा कि हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम होता है जो बाहर से रोगों से क्या करता है, लड़ाई करता है। तो हर बच्चा जान गया होगा, कोरोना ने हर बच्चे को ये बता दिया। तो याद रखना किसमें, पौधों में प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, कम होती हुई चली जाती है। यही कारण है कि तेज प्रकाश मिलने पर, थोड़ा सा ज़्यादा जल मिलने पर या कोई रोग होने पर वो पौधा कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो बच्चों किसके कारण होता है, प्रतिरोधकता के कारण होता है। तो याद रखना कि प्रतिरोधकता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे प्रतिरोधकता बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चारों के चारों पॉइंट हमने किस में लिखे, हानियों में। तो हमने एक तो बात कर ली बच्चों इनके लाभदायक महत्व की, और दूसरी बात कर ली हानिकारक महत्व की। अलैंगिक जनन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, उसके बाद ये अलैंगिक पोर्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लास्ट पोर्शन की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो टेस्ट आपका संडे को होने वाला था, जो टेस्ट बच्चों आपका संडे को होने वाला था, वो टेस्ट बुधवार को होगा, क्योंकि सिलेबस का थोड़ा सा इशू था। तो अब बुधवार तक क्या है कि अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आज की क्लास में जितना पढ़ लिया आपने, वहाँ तक बुधवार को आएगा, कंप्लीट हो बच्चों। और एक अलग से टॉपिक याद रखना या लिख लेना, जलीय खरपतवार। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, जलीय खरपतवार। इसके बारे में आप जानते हो अच्छी तरीके से, नहीं जानते हो तो याद रखना कि जल में बहुत सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती। आपने तालाबों में, नदियों में, झरनों में, झीलों में, पोखरों में कहीं ना कहीं ऐसे पादपों को देखा होगा जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती और फिर भी वो उग जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलेंगे, खरपतवार। और कहाँ पर होंगे बच्चों, वो जल में। तो उन खरपतवारों को हम क्या बोलेंगे, जलीय खरपतवार। तो कहने का मतलब जल में उगने वाले अनावश्यक पादप, जल में उगने वाले अनावश्यक पादप क्या कहलाएंगे बच्चों, जलीय खरपतवार कहलाएंगे। परिभाषा याद ही नहीं करनी, जल में उगने वाले अनावश्यक पौधे, याद रखना आवश्यक नहीं, अनावश्यक पौधे ही क्या कहलाएंगे, जलीय खरपतवार कहलाएंगे। चलो लिखते हैं, जल में उगने वाले अनावश्यक पादप, जल में उगने वाले अनावश्यक पादप क्या कहलाएंगे बच्चों, जलीय खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, जलीय खरपतवार कहलाते हैं। जो अनावश्यक उगेगा उसे तो खरपतवार बोलेंगे। आपने ये भूमि में भी देखा होगा कि जब फसली पौधे आप उगाते हो, जैसे आपने गेहूं की फसल बो दी, बाजरा, मक्का, चावल, जिसे आप धान बोते हो, सोयाबीन, तो आपने देखा होगा कि बहुत से पौधे अनावश्यक उग जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उन्हें आप क्या कर लेते हो, हटा देते हो। तो उन अनावश्यक पौधों को आपने क्या नाम दिया होगा बच्चों, खरपतवार बोला होगा, या याद नहीं होगा तो घर वाले से पूछना, वो आपको बता देंगे। अब आपने इनको क्यों काटा, वो निराई गुड़ाई जो बहुत सी बार होती है ना, इन खरपतवारों को हटाया जाता है। अब ऐसा क्यों हटाया, क्या कारण रहा कि आपने इनको निकाला, तो प्रतिस्पर्धा के कारण। मैंने बोला था ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो नीचे जो भूमि से खनिज लवण लेते हैं ना, वो ये खरपतवार भी ले लेते हैं बच्चों, जिससे अपने पौधों की क्या नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती। इस कारण इन खरपतवारों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ओके, तो जलीय खरपतवार क्या होंगे, जल में उगने वाले अनावश्यक पादप ही क्या कहलाएंगे, जलीय खरपतवार। इसमें सबसे मेन मैंने आपको बताया भी होगा, जलकुंभी है। सबसे मेन क्या है बच्चों, जलकुंभी। और एक और याद रखना, शैवाल। हालांकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, आ रही बात समझ में, हमें ऑक्सीजन देते हैं,
परंतु ये जल में अनावश्यक उग जाते, इस कारण ये भी जलीय खरपतवार है। इस सिलेबस में जलकुंभी के बारे में बता रखा है। जलकुंभी मैं आपको बता दूं, जलकुंभी को बच्चों विदेश से लाया गया था। सबसे पहले बंगाल में लाया गया था। बंगाल में ये जलकुंभी क्या है, देखने पर बहुत अच्छा लगता है, मतलब सजावट के रूप में बहुत अच्छा पादप है। आप अगर जलकुंभी की बात करें तो ये दिखने में बहुत अच्छा होता है, और व्यक्ति क्या होता है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। परंतु इसकी बुराई क्या है बच्चों कि इसमें कायिक जनन होता है। कायिक का मतलब अलैंगिक जनन ही होता है, और इतनी तेज गति से होता है कि जैसे कुछ पादप को आपने अगर जल में डाला, जलकुंभी के पादप को लाकर आपने जल में डाल दिया, तो बच्चों इसमें तेजी से वृद्धि होती है। कहाँ पर? जल की सतह पर। ये जल की सतह है तो ये तेजी से पूरी सतह पर फैल जाता है, मतलब वो जो पूरा तालाब है ना, उस पूरे तालाब को ये क्या कर लेगा, ढक लेगा। प्लस और क्या करता है कि जो जल के अंदर ऑक्सीजन थी H2O, जो ऑक्सीजन उसके अंदर थी ना, उस ऑक्सीजन का भी ये क्या करता है, उपयोग करता है। तो उस जल को या जल में रहने वाले जीवों को ऊपर से प्रकाश नहीं मिल पाता क्योंकि पूरे तालाब को उसने ढक लिया, और नीचे से भी ऑक्सीजन क्या कर ली बच्चों, इसने ग्रहण कर ली। इस कारण उस जल में रहने वाले जीवों की धीरे धीरे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, बंगाल में। इस कारण इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसे, बंगाल का आतंक, या फिर वाटर हाइसिंथ भी इसे बोला जाता है। वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या है, ये जल में रहने वाले जीवों के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो बंगाल का आतंक क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में बंगाल में ही आया था, इस कारण इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। कंप्लीट है बच्चों। तो जलकुंभी के बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है, ठीक है। तो पहले अपन टॉपिक डाल लिया अपन ने, अब याद रखना जलकुंभी हो गया, शैवाल हो गया। तो जलकुंभी क्या होता है, जलकुंभी, अगर हम जलकुंभी की बच्चों बात करें तो उसके कुछ नाम हैं, मैं नाम लिखा देता हूँ आपको। टाइम कितना हुआ, 1 मिनट, लाइट पंखा ऑन करना। तो हाँ, तो जलकुंभी जो है थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसमें आपको 5-10 मिनट लगेंगे। तो जलकुंभी के बारे में बच्चों अपन कल पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके जो नाम है, 2 नाम तो मैंने आपको बता दिया, बंगाल का आतंक और वाटर हाइसिंथ, 2 नाम मैंने आपको बता दिया। बंगाल का आतंक क्यों बोला, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा फैला है नालायक प्राणी। आतंक जानते हो ना, आतंकवाद विश्व उसी की तरह है। बंगाल में जीवों को क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया, इस कारण से हमने बंगाल का आतंक बोला है। बाकी इसके बारे में जानकारी हम कल लेंगे, जब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।